जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 24वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 23वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा यहाँ पे आज आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा क्योंकि चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही होगी, तो ये थोड़ा सा जो पीपीटी है वो गड़बड़ हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं है, इतना विजिबल है कि हम लोग पढ़ सकते हैं और जहां पे दिक्कत लगेगा वहां पे मैं लिख दिया करूंगा, अंडरलाइन कर दिया करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। ध्यान देंगे कि आपका पहला ऑप्शन जो है इसमें लिखा हुआ है एंट्रोकाइनेज, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो है इसमें लिखा हुआ है सर आपका लाइपेज। और जो यहां पे ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है आपका एमाइलेज। और साथ ही आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या लिखा हुआ है, तो पेप्टिडेज लिखा हुआ है। मेरे मित्र, आपसे कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा पाचक एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जब भी हम लोग एमाइलेज की बात करते हैं या फिर जब हम लोग टाइलिन की बात करते हैं तो ये एंजाइम कहां पाए जाते हैं। आप कहते हैं सर हमारे लार यानी कि सलाइवा में पाया जाता है। तो आप कहेंगे सर सही आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो लार की बात की जा रही है तो ये जो लार है ये कहां से स्रावित होता है, लार जो है वो कहां से स्रावित होता है। आप कहेंगे गुरुजी हम सबों को मालूम है कि ये सैलिवरी ग्लैंड से स्रावित होता है, यानी कि ये आपका लार ग्रंथि से स्रावित होता है। मोटे तौर पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो लार होता है इसमें 99% जल होता है, 99% जल होता है और इसमें 1% क्या होता है सर, एंजाइम पाया जाता है। और मेरे मित्र, इसी 1% एंजाइम में आपका दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें आपका पहला क्या हो जाता है, तो सर टाइलिन या फिर एमाइलेज बोल लो, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, तो दूसरा हो जाता है आपका लाइसोजाइम। दूसरा कौन सा हो जाता है, लाइसोजाइम हो जाता है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो टाइलिन है ये किसके पाचन में मदद करता है, तो आपके बकल कैविटी में यानी कि मुख गुहा में स्टार्च के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में मदद करता है, तो स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। और ये जो लाइसोजाइम है ये क्या करता है, तो सर आपके मुंह में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो आपके मुख गुहा में कितने होते हैं, आप सभी याद रखेंगे 6 होते हैं। और अगर पेयर में बोला जाएगा तो आप सभी क्या कहेंगे, 3 जोड़ी होते हैं। कौन कौन सा, तो आप याद रखेंगे पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये एंट्रोकाइनेज क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हमारे आंत से भी क्या होते हैं, कुछ पाचक रस निकलते हैं और उसको क्या बोला जाता है, आंत रस बोला जाता है। और ये जो आपका एंटरकाइनेज है ये क्या है, तो आंत रस का अवयव है, यानी कि आंत रस में पाया जाने वाला एक प्रकार का आपका पाचक रस है। नेक्स्ट है आपका लाइपेज। आप सबों को मालूम है कि वसा के पाचन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ध्यान में रखेंगे कि लाइपेज का सेक्रेशन कहां से होता है, तो आप सभी याद रखना पेनक्रियाज से होता है। और साथ ही यहां पे पेप्टिडेज है, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पेप्टिडेज का भी सेक्रेशन कहां से होता है, तो सर पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से ही होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि पेनक्रियाज से जो आपका रस निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस बोलते हैं। और मेरे मित्र अग्नाशयी रस को क्या बोला जाता है, तो पूर्ण पाचक रस बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। इसीलिए कि सर जो अग्नाशयी रस रहते हैं वो रस होते हैं वो भोजन के कार्बोहाइड्रेट, वसा और साथ ही आपका जो प्रोटीन होता है इन सभी को पचाने की क्या रखता है सर, क्षमता रखता है। दैट्स व्हाई पेनक्रियाटिक जूस इज नोन एज कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेरे मित्र, पहला आपका स्टेटमेंट है कि बादलों में मौजूद कण सूरज से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। बिल्कुल सही है सर, कि जो बादल में मौजूद कण होते हैं, सूरज में जो श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंग की सर तरंगदैर्घ्य वाली आपका कण होता है, रंग होता है, उससे क्या होते हैं सर, बड़े होते हैं। और आप सबों को मालूम है कि जो बड़े कण होते हैं वो क्या करते हैं, तो सर बड़े तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के रंगों को प्रकीर्णित करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं और इसीलिए बादल का रंग आपको सफेद दिखाई पड़ता है। और यही कहा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफेद रंग को समझने में मदद करता है। आप कहेंगे सर दोनों ही बादलों के सफेद रंग को समझने में मदद करता है, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर मोटे तौर पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि बादलों का रंग सफेद किसके चलते होता है, बादलों का रंग सफेद किसके चलते होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है। किसके चलते होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर हमारे वायुमंडल में वायु के साथ साथ इसमें क्या है, धूल कण भी मौजूद है। और मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब धूल कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर उसे चारों तरफ बिखेर दिया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तारा क्यों टिमटिमाता है, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते तारा हमको क्या होता है सर, टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि बेकिंग पाउडर डैश का मिश्रण है, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा है आपका सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, तीसरा है आपका बेकिंग सोडा और धोवन सोडा, और चौथा है आपका बेकिंग सोडा और मृदु खाद अम्ल। यहां पे क्या है, तो सर यहां पे मृदु खाद अम्ल है, मृदु खाद अम्ल है, ये चीज यहां पे लिखा हुआ है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो बेकिंग पाउडर होता है, जो बेकिंग पाउडर होता है वो किसका मिश्रण होता है, या बेकिंग पाउडर होता ही क्या है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हम लोग कभी कभी धोखा से बेकिंग सोडा को ही बेकिंग पाउडर समझ लेते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बेकिंग सोडा की बात करते हैं चिला जी, जब हम लोग बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, NaHCO3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं फॉर्मूला, NaHCO3, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका बेकिंग पाउडर होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। मेरे मित्र इसमें टार्टरिक अम्ल क्यों होते हैं, तो क्या इसके जगह कोई दूसरा अम्ल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी आपका जो मतलब कह सकते हो कम पीएच वाला एसिड होगा वो इसके साथ जा सकता है। किस लिए, तो सर एक्टिवेटर के रूप में। चूंकि जो टार्टरिक एसिड है ये हम लोग के लिए आसान होता है और एडिबल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो बेकिंग पाउडर के या आप कह सकते हो बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग उसमें टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आप कहते हैं सर बेकिंग पाउडर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेकिंग पाउडर है, जो बेकिंग पाउडर है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। यहां पे ये टार्टरिक एसिड क्या करेगा, तो सर एक्टिवेटर का काम करेगा। मेरे मित्र बेकिंग सोडा के लिए फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे सर NaHCO3 प्लस यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टार्टरिक एसिड लिख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसको तो हम ये भी ना कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो बेकिंग पाउडर है ये सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन पे, आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, आप कहेंगे नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, आप कहेंगे नहीं होगा। अगर यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस और टार्टरिक अम्ल रहता तब हमारा आंसर सही होता। यहां पे सोडियम कार्बोनेट की बात की जा रही है तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो Na2CO3 होता है। आप कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है बेकिंग सोडा और धोवन सोडा, आप कहेंगे सर ये तो कतई नहीं होगा। और चौथा है बेकिंग सोडा और मृदु खाद अम्ल, तो सर मृदु खाद अम्ल के रूप में क्या है सर, तो सर टार्टरिक एसिड है। मृदु खाद अम्ल के रूप में क्या है सर, टार्टरिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मृदु खाद अम्ल का क्या होता है, आप कहेंगे मिश्रण होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है
कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और कैसा होगा। तो मेरे मित्र एक चीज तो फिक्स है कि अगर यहां पे बात की जा रही है उत्तल दर्पण की, किसकी बात की जा रही है, आप कहेंगे उत्तल दर्पण की, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, आप कहेंगे आभासी होगा, और क्या होगा, सीधा होगा, और क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की यह प्रकृति होती है कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा, और जाहिर सी बात है काल्पनिक है तो सीधा होगा, और क्या होता है सर, वस्तु से आकार का छोटा होता है। अब सवाल यहां पे आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यह तो छोटा सा शब्द है जो आप ढूंढ लेंगे कि सर जहां पे आभासी लगा हुआ रहेगा, लेकिन आभासी के अलावा आपको यह भी ढूंढना है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। आप कहेंगे सर दर्पण सूत्र लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल चला, और यहां पे और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, बस चिन्ह परिपाटी आप सभी ध्यान में रखेंगे। मैंने वीडियो बनाया है और मेरे ख्याल से आप सभी समझ रहे होंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखा जा रहा है। भाई मेरे उत्तल दर्पण के सामने रखा जा रहा है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप कहेंगे गुरुजी धनात्मक लेते हैं, तो आपका जो f है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, वस्तु दूरी उत्तल दर्पण मिले अवतल दर्पण मिले क्या होगा, ऋणात्मक, तो आप कहेंगे सर u इक्वल टू हमारा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, v इक्वल टू व्हाट, क्या कहिएगा कि गुरुजी वी नो दैट फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, हम सबों को मालूम है, कहां से, तो सर दर्पण सूत्र से। क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या कहिएगा कि गुरुजी 1/f के जगह हम 1/10 रखेंगे और 1/v तो हमें निकालना है, 1/u हमारा कितना है, तो सर 1/-15। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर इसी को सॉल्व किया जाएगा तो 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/15, 1/10 अब इधर आएगा तो सर प्लस हो जाएगा, 1/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10 तिया 30 हो जाएगा। तो लीजिए यहां पे 30 रखते हैं, 10 तिया 30 और 15 दूना 30, 1/v। क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 5/30 इक्वल टू 1/v, यानी कि v इक्वल टू कितना हो गया, आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। v इक्वल टू कितना हुआ, आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो गुरुजी उत्तल दर्पण है तो हमेशा आभासी ही बनेगा। अब आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर और आभासी लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में 6 सेंटीमीटर और आभासी लिखा हुआ है, तो बिना किसी हिचक के सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थाई विधि है। मेरे मित्र आपसे यहां पे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थाई विधि है। अब पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो नसबंदी विधि की बात की जा रही है तो ये आपका पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नसबंदी क्या है, तो सर गर्भ एक प्रकार का आप कह सकते हो गर्भ निरोधक का अस्थाई तरीका है। क्या है, अस्थाई तरीका है। और आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, पुरुष नसबंदी की बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं सर, पुरुष नसबंदी की बात करते हैं, तो सर पुरुष का जो व्यास डिफरेंस होता है उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेसक्टोमी कहते हैं। और अगर हम लोग महिला नसबंदी की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको बांध दिया जाता है या सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबक्टोमी कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी यानी कि वेसक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये दोनों ही क्या हैं, तो सर गर्भ निरोधक के अस्थाई तरीका है, यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थाई विधि है, आप कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन है कंडोम का उपयोग, ये नहीं होगा, ये क्या है, अस्थाई विधि है। दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, सर ये भी अस्थाई है। और तीसरा है आपका सर्जरी द्वारा नसबंदी, आप कहेंगे सर सर्जरी द्वारा नसबंदी होगी तो पुरुष में भी हो सकती है और महिला में भी हो सकती है। पुरुष का क्या किया जाएगा, तो सर जो व्यास डिफरेंस होगा उसको बांध दिया जाएगा, या फिर अगर महिला में बात करेंगे तो सर फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो उसकी ट्यूब होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, सर बांध दिया जाएगा। किसके थ्रू, तो आप कहेंगे सर सर्जरी के थ्रू। ये क्या है, तो सर नसबंदी का अस्थाई तरीका है। और मेरे मित्र यहां पे है कॉपर टी का उपयोग, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉपर टी भी गर्भ निरोधक का एक तरीका है, लेकिन अस्थाई तरीका नहीं है, ये अस्थाई तरीका है। आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब
3 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति डैश होगी। इससे हलवा क्वेश्चन और कुछ हो सकता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चला जी, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? तो सर वोल्ट दिया हुआ है और साथ ही धारा दिया हुआ है, तो आप कहेगा P इक्वल टू गुरुजी वी आई होता है। P इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? वी आई। तो 12 अगुना 3 बताइए कितना होगा? आप कहेंगे सर जी 36 वाट। देख लीजिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी चालक को 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है और 4 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है, अनुपात V1 बटा V2 डैश होगा। कितना इजी क्वेश्चन है चेला, कितना घुमा के पूछा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र जो लगातार सेशन देख रहे हैं और मैं उनका कमेंट भी पढ़ता हूं, तो कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनका ये कमेंट रहता है कि सिलेक्शन ये सब पढ़ने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ और करना होगा। तो मेरे मित्र मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बेशक सिलेक्शन जो है आपको हवाई जहाज पर उड़ने से मिल जाएगा, ये बात सही है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम के हॉल में जो आपको क्वेश्चन टकराएगा और वहां पे जो क्वेश्चन का लेंथ होगा वो चीज आपको हवाई जहाज पे उड़ने से नहीं मिलेगा। उस चीज के लिए आपको लगातार प्रीवियस ईयर पे फोकस करना होगा, लगातार आपको सेट प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि कंसेप्ट आप हवाई जहाज उड़ा लेंगे वैसा वाला मिल जाएगा सर, टिकआउट वाला कंसेप्ट मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के लेंथ को समझने के लिए आपको सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। और सर दुनिया का कोई तरीका नहीं है कि सर आप बगैर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एग्जाम हॉल में शांत तरीके से एग्जाम दे लो, चाहे आपके पास कितना ही कंसेप्ट क्यों ना हो। क्योंकि मेरे मित्र हम लोग के अंदर ये नेचर होती है कि हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन डिलीवर कब और कैसे करना है ये नहीं पता रहता है। और मेन एग्जामिनर आपका यही चीज चेक करता है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस एग्जाम हॉल में वो कितना तगड़ा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक ठाक है तो सही है, नहीं ठीक ठाक है तो सर स्थिति आप सबको मालूम है। बहरहाल क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि किसी चालक को 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, तो चला जी V1 कितना है आपका 2 वोल्ट। फिर कहा जा रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जा रहा है और विभवांतर V2 हो जा रहा है, तो कौन बड़का बात है, V2 कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। कुछ है क्वेश्चन पढ़ के सीधे कहते 2 और 4 का अनुपात कितना होगा 1/2 हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अब एक अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 बटा V2 इक्वल टू 2V बटा 4V। ई भी एक लेके जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2। तो मेरे मित्र आप सभी क्वेश्चन का लेंथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखेंगे ताकि क्वेश्चन क्या क्या रहा है उसको आप समझ पाओ। तो ये चीज आप हमेशा फोकस कीजिएगा, चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना दो। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कि अपघटन अभिक्रिया कब होती है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब एक तत्व अम्ल तत्व की विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण करता है। मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि जब एक तत्व अन्य तत्व को विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी विस्थापन अभिक्रिया में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो यौगिक से अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो यहां पे उसी चीज को शॉर्ट में कहा जा रहा है कि एक तत्व अन्य तत्व को विस्थापित कर देता है। तो सर जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो अपने से कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है कि अपघटन अभिक्रिया कब होती है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं है। दूसरा है कि जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पाद का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और मेरे मित्र तीसरा है कि जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पाद का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन आपको लगेगा कि सर बात तो सही कहा जा रहा है। ध्यान देंगे कि जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पाद का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये जो चला और ऊर्जा मुक्त होती है वाला बात बोल दिया गया है ना यहां पे, ये क्या कर दिया तो सर इस ऑप्शन को गलत बना दिया। आप कहेंगे क्यों, तो आइए जरा सा कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन पे क्या कहते हो कि गुरुजी अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या कहते हो कि सर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है।
मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने के लिए क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। और जिस किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए उष्मा चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब अपघटन अभिक्रिया में हमको क्या करना होगा? तो सर उष्मा देना होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर बिलोंग्स टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी आपका अपघटन अभिक्रिया होती है वे सब के सब क्या होते हैं? सर उष्माशोषी अभिक्रिया होते हैं। क्यों? तो सर इसका एक अन्य पहलू यह है कि अपघटन का मतलब हुआ बड़े अभिकारक को छोटे छोटे प्रतिफल में तोड़ना। तो जो आपका केमिकल कंपाउंड होता है सर वो आपस में बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, और किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? आप कहेंगे सर वो एनर्जी या तो हम हीट के रूप में दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे सकते हैं, या फिर किसके रूप में दे सकते हैं? तो सनलाइट के रूप में दे सकते हैं। तो तरीका क्या होगा? प्रकार क्या होगा? अपघटन का बदल जाएगा। यहां पे हीट दिए हैं तो कहेंगे गुरुजी उष्मीय अपघटन है। इलेक्ट्रोलाइटिक करते सर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक कर लो, आप क्या कहेंगे? सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को आप सर सनलाइट में रख दो, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा, फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो कहीं पे भी अपघटन होगा तो ऊर्जा तो हमें देना पड़ेगा। और मेरे मित्र हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि अपघटन जहां पे भी होगा उसका नेचर कैसा होगा, आप सभी याद रखेंगे। अपघटन अभिक्रिया की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा? सर उष्माशोषी होगा। क्या होगा? उष्माशोषी एंडोथर्मिक होगा। तो यहां पे जो कहा जा रहा है ऊर्जा मुक्त होती है, तो अगर ऊर्जा मुक्त होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। लेकिन अपघटन का तो ये नेचर नहीं होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सर गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कि जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पाद का निर्माण करता है, सर ये सही है, क्योंकि इसमें एक बड़ा अभिकारक अपघटित होकर के क्या करता है? तो सर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, हम ये कह सकते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो मतलब A प्लस बी क्या हो जाएगा? सर C का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा ना, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और मेरे मित्र यही चीज आपको एग्जाम हॉल में मिलता तो आप BC में कंफ्यूज रहते, लेकिन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है तो मेरे ख्याल से अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और ध्यान में रखिएगा कि जितने भी आपका संयोजन अभिक्रिया होते हैं, हालांकि संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है सर? उष्माक्षेपी होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को आप रिएक्ट करवाओ, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को रिएक्ट करवाओ तो क्या होता है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट भी निकलता है। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि सर कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ वाटर। तो यहां पे जो आपका अभिक्रिया हो रहा है वो संयोजित तो हो रहा है सर, एकल प्रतिफल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, लेकिन साथ में सर आपको उष्मा भी मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि सर संयोजन अभिक्रिया की ये प्रकृति हो सकती है कि अगर उष्मा रिलीज हो रही है तो वो उष्माक्षेपी कहलाएगा, लेकिन सभी संयोजन अभिक्रिया उष्माक्षेपी नहीं होती है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि सर सभी अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? उष्माशोषी होती है, ये हमारा चलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है, बिल्कुल ही सही है। और बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यह भी बिल्कुल सही है। आपसे कहा जा रहा है कि केवल कथन एक सही है, आप कहेंगे नहीं, दोनों कथन सही है। कथन एक कथन दो की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है सर। क्यों सही है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं, यानी कि तत्व की बात करते हैं, तो चला जी इसको हम लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं? तो दो कैटेगरी में बांटते हैं, मेटल और नॉन मेटल के कैटेगरी में बांटते हैं। ध्यान में रखेंगे कि सर तीसरा कैटेगरी भी होता है जिसको हम लोग मेटालाइट के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? मेटालाइट, यानी कि उपधातु के रूप में देखते हैं। उसका नेचर कैसा होता है? तो मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसा होता है, लेकिन फोकस हमको कहां करना है? मेटल और नॉन मेटल के प्रकृति पे। सिंपल ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग धातु की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये पॉजिटिव आयन बना सकता है। ये क्या करता है? पॉजिटिव आयन बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो धातु होते हैं इसके लास्ट कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करके किस में बदल जाता है? धनायन में बदल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं पे भी अगर मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है और यहां पे इसको वहां पे इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ गई तो ये क्या करेगा? तो सर
इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति ही यही होती है। लेकिन नॉन मेटल की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये इन सभी केसेस में क्या करते हैं तो सर ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। दैट्स वाई ये क्या करते हैं तो सर निगेटिव आयन बनाते हैं, यानी कि ऋण आयन बनाते हैं। जो त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का वो धन आयन बनाएगा, जो ग्रहण करेगा वो ऋण आयन बनाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी 4 इलेक्ट्रॉन का तो साझा होता है, बिल्कुल, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन आपका अधातु के बाह्यतम कक्षा में रहता है या नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन करा जाए कि अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 4, 5, 6, 7। भले ही 4 इलेक्ट्रॉन वाला साझा करे वो अलग मैटर है। आप क्या कहेंगे कि सर 4 वाला साझा कर लेगा, 5, 6, 7 वाला तो हमेशा चाहेगा हमको कोई दे दे तो हम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो धातु की प्रकृति होती है पॉजिटिव आयन बनाने की, और जो अधातु होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है सर? निगेटिव आयन बनाने की। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में धातु और अधातु एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो सर धातु के अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होगी, जबकि जो आपका अधातु होगा उसके अंदर क्या होगी तो सर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। क्योंकि बात केमिकल रिएक्शन के ध्येय से ही कहा जा रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। आप कहेंगे सर कथन 2 जो है वो कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। पहला में कहा जा रहा है कि केवल कथन 1 सही है, तो आप कहेंगे सर केवल कथन 1 सही है, ये सही ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि कथन 1 सही है और जो हमारा दूसरा कथन है वो क्या कर रहा है तो सर धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। तो ये विद्युत धनात्मक प्रकृति की इसलिए होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो जो आपका कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपके दूसरे ऑप्शन में क्या है कि दोनों कथन सही हैं और कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है। मेरे मित्र क्या आपको ये पॉसिबल लग रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तीसरे ऑप्शन में क्या है कि दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे मित्र अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है तो सर प्रकीर्णन करने वाले कण के आकार पर डिपेंड करता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना यहां पे 2 पॉइंट कि जो बड़े कण होते हैं वो क्या करते हैं तो सर बड़े कण जो हैं वो ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं। जो बड़े कण होते हैं वो क्या करते हैं तो सर ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं। जैसे कि आप बात कर लेंगे रेड और ऑरेंज की, तो सर इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? आप कहेंगे सर ज्यादा होती है। तो सर जो बड़ा कण होगा वो क्या करेगा तो सर रेड और ऑरेंज जैसे रंगों को प्रकीर्णित करेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे किसकी चेला जी, अगर हम लोग बात करेंगे छोटे कण के द्वारा प्रकीर्णन की, तो आप याद रखेंगे कि छोटे कण जो हैं वो क्या करते हैं कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं। कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करेंगे उसमें सर आपका कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन होगा? आप कहेंगे गुरुजी पहला तो हमारा वायलेट हो जाएगा क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और साथ ही दूसरा कौन होगा तो गुरुजी ब्लू, यानी कि जो बैगनी और नीला रंग है ये छोटे कण के द्वारा आसानी से प्रकीर्णित हो जाएंगे। जबकि जो रेड और ऑरेंज है इसको प्रकीर्णित करने के लिए हमें क्या चाहिए तो सर प्रकीर्णित कणों का साइज बड़ा चाहिए। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अति सूक्ष्म कण, आप कहेंगे सर आपने बताया छोटे कण जो है वो वायलेट यानी कि बैगनी और ब्लू यानी कि नीला जैसे रंगों का प्रकीर्णन करते हैं। तो हमारे ऑप्शन में पहले दिया हुआ है हरा, नहीं होगा। दूसरा है लाल, आप कहेंगे सर ये तो बड़े कणों के द्वारा होगा, जबकि यहां पे अति सूक्ष्म कण की बात की जा रही है। आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में हमारा नीला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 11 कि पदार्थ X जो एक प्रत्यय अम्ल एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस Y उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक में किया जाता है। पदार्थ X और गैस Y क्रमशः डैश हैं। मेरे मित्र, क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा? आपसे कहा जा रहा है कि पदार्थ X जो एक प्रत्यय अम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब आपके पेट में एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो घरेलू उपचार के रूप में बुजुर्ग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इसको खाने वाला सोडा का घोल पिला दो। खाने वाला सोडा क्या होता है? आप कहेंगे सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। मतलब ये सर एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो पदार्थ X है वो आपको मिल गया, क्या है? NaHCO3। फिर कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक में किया जाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की जा रही है, तो आप सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सर जब धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, जब धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं सर? CO2 गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? CO2 गैस मुक्त करते हैं। और मेरे मित्र, अग्निशामक में किसका उपयोग होगा? आप कहेंगे आग बुझाने में तो गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा। बिल्कुल चेला जी। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है कि पदार्थ X आपका NaHCO3 है। क्यों? क्योंकि सर ये धातु का बाइकार्बोनेट है, सोडियम धातु है, और हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सर ये धातु का बाइकार्बोनेट है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो क्या कहिएगा कि सर पहला ऑप्शन में NaCl और CO2 है, आप कहेंगे पहली फुर्सत में कट हो जाएगा। दूसरा है NaHCO3 और CO2, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन NaOH है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा, NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं और इसी को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। यहां पे NaHCO3 है तो यहां पे CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या होता है सर? पॉइजनस यानी कि जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा चेला जी, अवतल दर्पण के सामने रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी डैश होगी। अभी तक जितना भी क्वेश्चन मिला उसमें हम प्रतिबिंब दूरी निकाल रहे थे, आवर्धन निकाल रहे थे, कहीं पे भी वस्तु दूरी निकालने के लिए नहीं मिला था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वस्तु दूरी निकालना है। क्या कहोगे? गुरुजी बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की बात की जा रही है, दैट्स व्हाई हम लोग इसका फोकस दूरी क्या लेंगे? आप कहेंगे ऋणात्मक। कितना चला जी? 15 सेंटीमीटर का है। तो कहा जा रहा है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। फिर कहा जा रहा है कि उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। सर प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऋणात्मक ही होगा, v इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी डैश होगी। मेरे मित्र, आपका जो वस्तु दूरी है ये चीज आपको बताना है, वस्तु दूरी आपको बताना है। ध्यान देंगे कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी अवतल दर्पण की बात की जा रही है तो हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f क्या हो जाएगा? 1/-15 इक्वल टू 1/v प्लस आपको सॉरी यहाँ पे 1/v आपका -45 तो है। अब फिर आपको निकालना क्या है? तो गुरुजी हमको u निकालना है, प्लस 1/u हो जाएगा। ध्यान देंगे कि 1/-15 ई माइनस अगर इधर आएगा लेके सर तो ये प्लस हो जाएगा 1/45 और ये 1/u। 15 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15 एकम 15 और 15 तिया 45, मतलब क्या एलसीएम जो है वो 45 ही हो जाएगा। तो 15 तिया 45 -3 और प्लस 45 से कम 45 तो सर ये एक 1/u क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आप कहेंगे माइनस 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 आपका 2 क्या हो जाएगा सर? 45 इक्वल टू 1/u। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी -2u इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 45 और यहां पे ध्यान दीजिएगा ये u है, आप इसको 24 मत समझ लेना। -2u इक्वल टू 45 तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? -45/2 -45/2। चला जी सॉरी, हाँ ठीक है, यू ही निकालना है, वस्तु दूरी निकालना है। ठीक ठीक, -45/2 है तो 45 को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा?
आप कहेंगे कि गुरुजी 45 को 2 भाग में बांटेंगे तो 22 दूना 44 होता है, 22.5 हो जाएगा। तो ये माइनस 22.5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि वस्तु दूरी आपका कितना हो जाएगा, माइनस 22.5 सेंटीमीटर। तो आपका देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में 33.75, दूसरे ऑप्शन में 45 सेंटीमीटर, तीसरे ऑप्शन में 22.5 सेंटीमीटर। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे माइनस नहीं है, तो सर किसी भी ऑप्शन में माइनस नहीं है। और ऐसे भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो माइनस साइन है ये आपको बता रहा है, जो माइनस साइन है ये आपको बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के ध्रुव से जो उसका दूरी है वो क्या है सर, ऋणात्मक, यानी कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है सर, प्रतिबिंब बन रहा। और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में ही क्या रखा हुआ है सर, वस्तु भी रखा हुआ है। तो बस और बस इस चीज को बता रहा है कि जो वस्तु है वो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में रखा रहा है और जो प्रतिबिंब है वो भी आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में ही बन रहा है, बस इसी चीज को बताता है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की, एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R यानी कि रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम क्या है? मेरे मित्र आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो आपका 3R साइकिल होता है जिसमें हम लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की बात करते हैं, तो वही आपको क्रम चुनना है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल किस में है। तो आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब हुआ किसी भी चीज की जो उपयोगिता है या आप कह सकते हो खपत है उसको कम किया जाए, और सर जरूरत पड़े तो सर हम लोग उसको पुनः यूज कर सके यानी कि रीयूज कर ले, और फिर सर जब रीयूज भी खत्म हो जाए तो हम लोग क्या करें सर, उसका रिसाइकल करने योग्य हो जाए वो। तो जो आपका सही क्रम होगा वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल होगा। 3R का मीनिंग भी यही होता है, जिसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है? तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, अभिक्रिया प्रकाश के अवशोषण के साथ होती है, अभिक्रिया उष्मा के अवशोषण के साथ होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। मेरे मित्र जब भी हम लोग दहन अभिक्रिया की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है वही हमारा क्या कहलाता है सर, प्रक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो संभव है कि वो तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, या फिर हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जब फ्यूल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना ही एक्चुअली में क्या होता है सर, दहन अभिक्रिया होता है। जैसे हम लोग के शरीर में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर के क्या मिलती है सर, हमें ऊर्जा मिलती है। और मेरे मित्र इसीलिए तो आप कहते हो कि गुरुजी ये जो हमारे शरीर में पचे हुए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ये श्वसन प्रक्रिया के दौरान होता है। और सर इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर श्वसन प्रक्रिया जो है वो एक प्रकार की दहन प्रक्रिया भी देखी जाती है, और इसमें क्या होता है तो सर उष्मा रिलीज होता है, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन के साथ पदार्थों का क्या होना सर, रिएक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो जो कहा जा रहा है कि तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है बिल्कुल ही सही है। और दहन अभिक्रिया में क्या होगा तो कोई तत्व सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। बाकी अभिक्रिया के प्रकार अवशोषण के साथ होती है सर, ये गलत है। अभिक्रिया उष्मा के अवशोषण के साथ होती है, ये भी गलत है। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है सर, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? आपने 400 मीटर का रनिंग करा और उसके बाद आपको मसल्स में क्या हुआ सर, ऐंठन यानी कि क्रैम्प होना शुरू हो गया। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, और तीसरा है कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, और चौथा है ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। मेरे मित्र 400 मीटर चलने के बाद, 400 मीटर दौड़ने के बाद आपके मसल्स में जो क्रैम्प हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? आप क्या कहेंगे गुरुजी आपने पीछे के सेशन में कई बार बताया है कि जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात की जाती है तो हम लोग कहते हैं सर ये दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा सर वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। हम लोग क्या कहते हैं कि सर अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। और क्या होती है तो सर हम सबों को मालूम है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, कहां पे, कोशिका द्रव में। तो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस होगा कोशिका द्रव में, उसके उपरांत आपको क्या मिलती है सर, उसके उपरांत हमको पायरुवेट मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड कहते हैं। अब मेरे मित्र क्या होता है कि ये जो आपका पायरुविक एसिड है, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में
ईस्ट के द्वारा किस में बदल जाता है? तो सर ये एथेनॉल में बदल जाता है। पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट में किस में बदल जाता है? एथेनॉल, जिसका उपयोग हम लोग फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन प्रोसेस में करते हैं, यानी कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल के निर्माण में करते हैं। और दूसरा क्या होता है? तो सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये पायरुविक एसिड जो है वो मानव के कोशिकाओं में या जंतु के कोशिका में क्या होता है? तो सर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। और सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंतु के माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है? सर ऊर्जा में उत्पादित हो जाता है, यानी कि ऊर्जा में बदल जाता है। तो मेरे मित्र आपका जो पहला ऑप्शन है कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, तो चला जी पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन नहीं होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन होता है। तो ये सर ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की जब पर्याप्त मात्रा होगी तो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में काहे बदलेगा? और तीसरा है कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। तो मेरे मित्र ये क्या है? सही आंसर है, क्योंकि सर आपके मसल्स में ऑक्सीजन के कमी के चलते जो पायरुविक एसिड होती है वो किस में बदल जाती है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, जिस वजह से आपको ऐठन या क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अच्छा ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन ये किस में होगा? आप सभी याद रखना, ईस्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर? ईस्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मेरे मित्र यहाँ पे अवस्था के संकेत के साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये ग्लूकोज बना लेता है, सर ऑक्सीजन बनता है और साथ ही क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। आप बताएंगे कि ये किस अभिक्रिया की बात की जा रही है? यहाँ पे बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी इतना बड़ा रिएक्शन हमको कैसे पता चलेगा? ए भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बना रहा है। तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी इस एरो पे ऊपर में प्रकाश संश्लेषण, ऊपर में आप सनलाइट लिख दीजिए, नीचे क्लोरोफिल लिख दीजिए, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रिएक्शन ना हो जाएगा? चला आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 6CO2 प्लस 12H2O आर रिएक्टेड टुगेदर किसके उपस्थिति में? तो सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनाएगा? क्या बनाएगा चला? आप कहेंगे गुरुजी C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाएगा, फिर क्या बनाएगा? 6O2 और फिर क्या बनाएगा? 6H2O। और मैंने ये रिएक्शन आपको कई बार बताया है। बस आपको यहां पे क्या करना है? यहां पे आपको 6CO2, CO2 क्या है? आप कहेंगे सर गैस, तो CO2 की जगह G लगा दीजिए, CO2 के बाद G लगा दीजिए। अच्छा 12H2O, H2O यानी कि वाटर, तो सर वाटर के लिए हम लोग यहाँ पे L लगा देते हैं और ये आपका C6H12O6 है। तो ये क्या होता है सर? ग्लूकोज होता है और ये जलीय फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्वस लगा देंगे और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन तो गैस ही है और सर वाटर यानी कि यहाँ पे आप बगल में लिक्विड लगा देंगे। और मेरे मित्र आप देख लीजिए कि ये सेम रिएक्शन आपके किस ऑप्शन में? आपके पहले ऑप्शन में है CO2 गैस, सर सही है, और 6H2O लिक्विड सही है, C6H12O6 प्लस 6H2O। लेकिन हमें तो यहां पे संतुलित रिएक्शन भी देखना है। तो सर संतुलित है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे 6 लगाना जरूरी है। आपका दूसरा ऑप्शन है 6CO2 एक्वस। मेरे मित्र ये पहले गलत हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है सर? गैसियस फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन 6CO2 गैस, 12H2O लिक्विड, C6H12O6 एक्वस फॉर्म में और 6CO2 गैसियस फॉर्म में, 6H2O लिक्विड फॉर्म में। बिल्कुल ही सही आपका समीकरण है, अवस्थाओं के साथ संतुलित भी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता का उपयुक्त कारण नहीं है? विभिन्न तत्वों के गुणधर्मों को सहसंबंधिता, आवर्त सारणी में किसी तत्व की विशिष्ट स्थिति को समझना, तत्वों के अनेक रंगों के अनुसार स्थान देना और तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता को समझना। मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता का उपयुक्त कारण नहीं है? आप सभी से यह पूछा जा रहा है कि जो आवर्त सारणी बनाया गया है तत्वों को वर्गीकृत करके, उसकी उपयोगिता क्या है, यानी कि उसकी उपयोगिता क्या है? तो आप कहेंगे पहला उपयोगिता है कि विभिन्न तत्वों के गुणधर्मों में क्या संबंध है यह पता चल पाएगा। और यह लगी ना चला किसी खास वर्ग में, एक आपको देख रहे होंगे कि सर किसी खास वर्ग में अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, तो आप कहते हैं सर उसकी संयोजकता सेम होती है या उसके बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है।
तो ये सहसंबंधिता है, यानी कि संबंध बताया जा रहा है किसी एक गुण को पकड़ के। तो आप कहेंगे सर ये वाला चीज तो सही है हमारा। दूसरा है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की विशिष्ट स्थिति को समझना। आप कहते हैं सर कोई तत्व पी ब्लॉक में है तो उसका अपना प्रॉपर्टीज है, एस ब्लॉक में है तो अपना प्रॉपर्टीज है, तो सर ये भी बात सही है। और तीसरा है कि तत्वों को उनके रंग के अनुसार स्थान देना, ये तो सर उपयोगिता नहीं है ना, इसलिए हम आवर्त सारणी नहीं बनाए कि तत्वों को अलग अलग रंग देकर के उसको कलरफुल बनाएंगे, हरा पीला नीला से संयोजित करेंगे या संबोधित करेंगे। और तीसरा है कि तत्वों के गुणधर्म में आवर्तिता को समझना, यानी कि रिपीटेशन को समझना। तो सर ए, बी और डी ये तीनों क्या हैं? तो सर तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता का उपयुक्त कारण है, जबकि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता का उपयुक्त कारण तत्वों को उनके रंगों के अनुसार स्थान देना नहीं है। तो आप क्या कहेंगे सर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्म कोशिका में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचना क्यों पाई जाती है? सर अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्रफल में कमी करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए, गमन लोकोमोशन के लिए। सर फूड का जो गमन होता है उसको लोकोमोशन कहते हैं। और सभी ध्यान में रखेंगे कि जो जड़ में इस तरह से सर आपको महीन रोम दिखाई पड़ते हैं, जो आपको पौधे के जड़ों में इस तरह से महीन रोम दिखाई पड़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? तो अवशोषण के लिए उपलब्ध सतहों के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र के द्वारा होगी, या फिर आप कह सकते हो स्टेम के लेंटिसेल के द्वारा थोड़ा मोड़ा होगी, जबकि प्रकाश संश्लेषण सर जड़ में तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो आपसे कहा जा रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, और दूसरा है कि कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका नहीं पड़ता है, और तीसरा है कि जिंक की पट्टी पर तांबा धातु का नीला निक्षेप बनता है, और फिर है कि यह संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। मेरे मित्र जिंक धातु आपका ये हुआ और कॉपर सल्फेट विलयन ये हुआ। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी रिएक्टिविटी सीरीज से हम सबों को मालूम है कि जो हमारा जिंक है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा सर? जिंक सल्फेट बना लेगा और साथ में कॉपर को अलग कर देगा। क्या करेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। और हमारे पहले ऑप्शन में जो कहा जा रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर तांबे को विस्थापित करता है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही सही है। बाकी ये सभी क्या है? तो सर बाकी सभी गलत हैं। तो आपको जो इसमें चूज करना है कि कौन सही है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में हमारा स्टेटमेंट 1 है, तो ये क्या है? पूरी तरह से सही है। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 20 कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। मेंडल साहब सर क्या बोला जाता है? अनुवांशिकी का जनक। पहला ऑप्शन में है कि आरंभ में पौधे का पर निषेचन किया गया, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने जो F1 जनरेशन सर प्राप्त करा था उसमें इन्होंने क्या करा? तो सर लंबा पौधा और बौना पौधा यानी कि दो विपरीत गुण वाले थे, इनको पॉलिनेट करवाया, यानी कि इनका परागण करवाया। और जब ये परागण हो गया तो इससे जो संतति मिला उसे उन्होंने F1 जनरेशन कहा, यानी कि पहला जनरेशन कहा। और फिर जब इसको और गुण और ज्यादा गुण समझने की जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या करा? तो सर F1 को ही आपस में स्वपरागण कराया, यानी कि पहले क्या कराया सर? क्रॉस पॉलिनेशन, और फिर बाद में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो जो कहा जा रहा है कि आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया और उसके बाद स्वनिषेचन किया गया, यह बात बिल्कुल ही सही है। बाकी कह रहा है कि केवल स्वनिषेचन किया गया था, नहीं सर, स्वनिषेचन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों किया गया था। आरंभ में पौधे का स्वनिषेचन नहीं, पर निषेचन किया गया था, केवल पर निषेचन नहीं सर। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिमाण और दिशाओं पर विचार कीजिए। एक सीधे धारावाही तार के किसी स्थिर कुंडली की ओर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान होने पर उसी सीधे धारावाही तार के उसी स्थिर कुंडली से
दूर की ओर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान होने पर प्रेरित विभवांतर के परिमाण डैश होंगे और उपरोक्त दोनों स्थिति में उनके चिन्ह डैश होंगे। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर जो विभवांतर होगा वो समान होगा और क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो सर सीधे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 की एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी I इक्वल टू V बटा R होता है। क्या कहा जा रहा है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रभावित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगी। मेरे मित्र जब आपका चालक का क्या होता है सर, प्रतिरोध R होता है और विभवांतर V होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, V बटा R। यहां पे कहा जा रहा है कि प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए, तो आप कहेंगे सर R डैश जो है उसको क्या कर दिया जाए, 4R कर दिया जाए। तो फॉर्मूला तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, I इक्वल टू V बटा 4R। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1/4 इक्वल टू हम लोग 1/4 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, V बटा R लिख सकते हैं। ध्यान देंगे इसको I डैश मानेंगे क्योंकि प्रतिरोध को 4 गुना करने के बाद निकाल रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये V बटा R जो है ये I का वैल्यू है, तो I डैश इक्वल टू हमारा 1/4 इंटू I हो जाएगा। देख लीजिए सर किस ऑप्शन में है आपका 1/4 इंटू I। आप कहेंगे सर दूसरे पहले ऑप्शन में I बटा 2 हो जाती है, नहीं होगा। 4I हो जाती है, नहीं होगा। I बटा 4 हो जाता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि एन फेरो वाली एक परिवर्ती धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डैश होगा सर, एन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थाई स्लाइड तैयार की है, जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हो तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा। कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। कुछ कोशिकाएं जल का अवशोषण करेगी और अन्य कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी। पत्ती की कोशिकाएं जल का अवशोषण करेगी और फूल जाएगी। मेरे मित्र ये जो प्रक्रिया की बात की जा रही है ये जनरली आपको प्लाज्मोलाइसिस में देखने को मिलता है। इसमें क्या करते हैं तो सर हाइपोटेनिक सॉल्यूशन जब डाला जाता है तो सर जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है सर, जल का निष्कासन करती है, जिसके वजह से वो क्या होता है सर, सिकुड़ जाता है। तो यहां पे जो कहा जा रहा है कि कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी यानी कि निष्कासन करेगी, जिसके वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ही सही है और मेरे मित्र इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर नहीं, आपका टोटल 24 क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको दोबारा इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।